नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। तो एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। तो सभी दोस्तों को वेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियों। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या फिर एमपी यूपीएससी के लेवल की दृष्टि से देखें या फिर यूपीएससी की दृष्टि से देखें। सभी दृष्टि से हम चर्चा करें कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अनुसूचियाँ जो कि हमारे मध्य प्रदेश की हर एक एग्ज़ाम या फिर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को देखें तो सभी में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्नों के बनने की चांसेस बहुत काफ़ी रहते हैं और यह चैप्टर जो है बहुत आसान है याद करने की। इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने स्टडी को बेहतर बनाते हैं, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अनुसूचियों की चर्चा की जाए तो हमारे इंडियन पॉलिटी में जब शुरुआती दौर पर इंडियन विविधताओं ने इसे 8 अनुसूचियों में बांटा था। प्रारंभ में इनकी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की चर्चा की जाए तो यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या 12 है और इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। 4 अनुसूचियाँ कौन कौन से हैं इसे हम समझेंगे और कितना इम्पोर्टेंट है इसे हम आगे डिफाइन करेंगे। तो चलिए, संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इनमें से सबसे पहली अनुसूची जोड़ी गई है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची जो कि यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 से संबंधित है। नवीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई है। इसका हम डिफाइन आगे करेंगे, तो आप मोटा मोटा समझते हुए चलिए। 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वां अनुसूची यह दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून क्या होता है कि जब राज्य विधानमंडल हो, इसके अंतर्गत लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें क्या होते हैं कि मेंबर कभी उस लोकसभा में जाते हैं तो कभी विधानसभा में जाते हैं, अल्टा पलटी होते हैं, यानी सरकारों का चेंज होना। ये सभी प्रक्रिया पहले चल रही थी, लेकिन इस 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत उसे दल बदल कानून को बंद कर दिया गया। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। यह 11वीं संविधान संशोधन यह कौन सी काम इसमें किया जाता है? ये हमारे पंचायती राज से संबंधित है। आपने पंचायती राज पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ेंगे होंगे तो मैं पंचायती राज का बेहतरीन क्लास लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्लास होगा। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 यह संबंधित है नगरीय स्वशासन से संबंधित। नगरीय स्वशासन का अंतर्गत क्या है कि जिस प्रकार आपने ग्राम पंचायतों की चर्चा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देखा गया है और उसे जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, जिसे हम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। और जिस प्रकार ग्राम में ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार शहर में होती है स्थानीय स्वशासन। उसे हम
शहर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे जो नगर में रहते हैं। तो चलिए हम महत्वपूर्ण अनुसूचियों की चर्चा करते हैं। और इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझना है। समझ कर चलेंगे तो आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगी, और रटेंगे तो भूल जाएगा। तो समझिए कि प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में यही बोला गया है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का अर्थ क्या होता है? राज्य एवं केंद्र ये दोनों संघ हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये राज्य एवं संघ दोनों साथ साथ रहकर ही विकास की धाराओं को प्रभावित करते हैं। ऐसा समझिए, जिस प्रकार आत्मा और शरीर ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उसी प्रकार हमारे राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संबंध, उसके नियम कानून ये दोनों के लिए लागू होता है। और ये अपने अपने परिस्थितियों में, चाहे विकट परिस्थिति हो चाहे अच्छे परिस्थिति हो, इस सभी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? कि दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन के बारे में। महत्वपूर्ण पदाधिकारी, आपने जाना कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बनाते हैं। तो जब राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बनाते हैं तो इसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं, तो उन पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। तो वेतन किसमें डिफाइन किया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है डिफाइन। तृतीय अनुसूची क्या है? तृतीय अनुसूची में कहा गया है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी की शपथ। तो पहला अनुसूची जान गया होगा आप लोग की राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा की गई है, और दूसरा में महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन के बारे में चर्चा की गई है, और तीसरा है शपथ के बारे में। इतना याद कर लीजिए, ज़्यादा इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। आपने जाना कि राज्य संघ शासित प्रदेश, और दूसरे में महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन, तीसरे में शपथ के बारे में जाना। आप जानेंगे कि इनको वेतन भी मिल गया, शपथ भी मिल गया, इनको काम भी बताना है। तो ये काम कहाँ पर करेंगे? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आराम से सिंपल है, हल्के में समझते हुए चलिएगा। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो शपथ लेते हैं वे प्रमुख पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा करें तो अनुच्छेद 60 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 69 के बारे में, और यहाँ पर राज्यपाल जो की अनुच्छेद 151 में की गई है। पांचवा अनुसूची क्या है? कि पांचवा अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। SC/ST का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसे हम ट्राइबल यानी आदिवासी, इनका प्रशासन के बारे में बताया गया है। और छठवां अनुसूची क्या है? कि असम हो गया, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये जो हैं 4 राज्य हैं, ये पूर्वी राज्य हैं। इसे हम 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 ऐसे राज्य होते हैं जो कि हमारे इंडिया के पूर्वी इलाके पर ही हैं। लेकिन अनुसूची की चर्चा करें तो यहाँ पर 4 ही डिफाइन किए गए हैं। ये असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा की गई है, द्वितीय में वेतन के बारे में, तृतीय में शपथ के बारे में, चौथा में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में चर्चा की गई है, और 5वां है अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है, और 6वां है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7वां अनुसूची। 7वां अनुसूची क्या काम करती है कि 7वां अनुसूची में डिफाइन किया गया है कि संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गया। 7वां अनुसूची में जो कि राज्य एवं संघ के बारे में हमने प्रथम अनुसूची में चर्चा किया है, तो उसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि कौन संघ सूची है, कौन राज्य सूची है, कौन समवर्ती सूची है। तो संघ सूची क्या होती है दोस्तों कि संघ सूची के अंतर्गत यहाँ पर केंद्र सरकार हावी होती है। जो भी कानून बनाएगी वह केंद्र बनाएगी और उस कार्यों को करवाने की पूरी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। तो संघ सूची का मतलब आप लोगों ने समझ गया होगा कि संघ सूची क्या होती है। संघ सूची के अंतर्गत यहाँ पर संसद कानून बनाती हैं। इसमें संसद कानून बनाती हैं। तो संसद कौन कौन से कानून बनाती है, चलिए हम डिफाइन करते हैं कि संसद जो है हमारे देश की पार्लियामेंट या रेडियो से संबंधित कार्यक्रम, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक, बैंकिंग के बाद आ जाता है जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये सभी मामले जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर संसद कानून बनाती हैं। चलिए एक बार फिर हम डिफाइन करते हैं कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न है, शेयर है, बाजार है, डाक है, बैंकिंग है, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले और रेलवे, ये सभी आते हैं। रेडियो टेलीविज़न का अर्थ आप समझिए कि जिस प्रकार केंद्र के अंतर्गत भारत निर्वाचन होती हैं, जब वह निर्वाचन करवाती है तो उन्हें अपने कार्यों को अपने उस प्रचार करने के लिए उसे रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल उदाहरण, इसे अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे कि जब चुनावी होता है तो प्रचार के माध्यम से होता है। और जनगणना की चर्चा करें तो ये जनगणना भी केंद्र सरकार करवाती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं राज्य सूची। संघ सूची का अर्थ आप लोग समझ लिए होंगे। राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची जो कि हमारे स्टेट के अंतर्गत राज्य सरकार होती है, उन्हें एक कानून सौंपा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत यहाँ पर भी 2 कंडीशन होती हैं। एक तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। उसी प्रकार केंद्र में संसद होती है और लोकसभा होती है। तो निचले सदन को हम लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा क्या होती है समझिए। लोकसभा
उसे बोला जाता है जिसे मतदान के द्वारा आप लोग चुनकर अपना नेता बनाते हैं। संसद बनता है वह लोकसभा से ही बनकर जाता है, इसीलिए उसे हम निम्न सदन कहा जाता है। तो संघ सूची के अंतर्गत आप लोग समझ गए होंगे। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य विधानसभा के विधान परिषद और विधानसभा होती है। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है। इसमें कौन कौन से कानून बना सकती है राज्य सरकार? स्वच्छता है, भूमि सुधार से संबंधित है, कृषि है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस कारागार है, पुलिस है, रेलवे पुलिस है। यहाँ पर जो कि राज्य सरकार का काम होती है। स्वच्छता के बारे में जिस राज्य में वह रहता है, जहाँ पर उनका प्रशासन चल रहा है, वह उस राज्य की स्वच्छता के बारे में भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, गैस कारागार, पुलिस, रेलवे पुलिस, इसे हम चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। स्वच्छता को पहले समझिए। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य के अंतर्गत हर एक क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखना, जिससे वहाँ की व्यक्तियों में अच्छा व्यवहार हो, अच्छा विकास हो, बीमारियाँ दूर हों। ये सभी स्वच्छता के उदाहरण माने जाते हैं। भूमि सुधार से क्या अर्थ होता है कि यदि भूमि सुधार होंगे, भूमि का अच्छा सुधार जब होगा तो वहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि और सरल, सस्ता और किसान वहाँ पर एक्टिव रहेंगे अपने कार्य करने के लिए। ये भूमि सुधार से संबंधित है। जब भूमि सुधार होगी, कृषि में आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, कर अच्छा होगा और हमारे देश, हमारे स्टेट का, लोगों का कल्याण होगा। और पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग का उदाहरण समझिए कि जिस प्रकार पुलिस विभाग हमारे देश की हर एक क्षेत्र को सक्षम और अच्छे से प्रशासन रहेगा तो हमारे देश का विकास तेज़ी से बढ़ेगा। रेलवे पुलिस क्या होती है कि रेल में आम जनता से लेकर बड़े बड़े अफसर हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो या फिर सरकारी व्यक्ति हो, सभी सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर रेलवे सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। इस प्रकार ये राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार का यह कर्तव्य है। समवर्ती सूची क्या होती है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल ये मिलकर कार्य करते हैं। इसमें कौन कौन से कार्य कर सकते हैं कि विवाह से संबंधित कार्य बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, विवाह विच्छेद जिसे हम तलाक के नाम से जानते हैं, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दंड की प्रक्रिया बताई गई है। विवाह के नियम कानून तय करना ये दोनों का कर्तव्य है राज्य सूची और समवर्ती सूची का, यानी राज्य सरकार और संसद ये दोनों का कार्य है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दंड की ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार सरकार ने बोला कि जनसंख्या नियंत्रण की जाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे वो जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दें। अपने परिवार का भरण पोषण से लेकर के उनके लालन पालन, इन सभी शिक्षाओं से संबंधित
उसे अवगत कराया जाए, जिससे वे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें और उतना ही जनसंख्या वृद्धि की जाए जितना वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और इस प्रकार देश का कल्याण हो सके। इसमें नोट कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग चाहे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो गलत होने की चांसेस बहुत रहती हैं, क्योंकि हाईलाइट प्रश्नों को स्टूडेंट जो हैं ज़्यादातर याद नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राज्य सूची की 5 विषयों को समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन है, नौब तौल, वन्य जीवों, न्याय का प्रशासन। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी, अब ये केंद्र में चला गया, केंद्र में चला गया, लेकिन राज्य सूची और समवर्ती सूची में राज्य भी और केंद्र भी दोनों कानून बना सकते हैं। वन से संबंधित, नापतौल से संबंधित, वन जीवों से संबंधित, न्याय का प्रशासन, दोनों को सौंपा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसमें राज्य सरकार अपने स्टेट के अंदर कानून बना सकती हैं, वहीं केंद्र सरकार केंद्र के अंतर्गत कानून बना सकती है। ये दोनों का कर्तव्य हो गया है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो कि इसमें मूल संविधान में यह भाषा 14 थी। 8वीं अनुसूची में डिफाइन किया गया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की चर्चा करें तो यहाँ पर 22 भाषा हो गई है। चलिए हम समझते हैं कि कौन कौन सी भाषा ऐड कर दी गई हैं। सिंधी भाषा, इसे हम 15वीं भाषा के रूप में ऐड की गई है। ये अब इसे ऐड करने का संविधान संशोधन जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि 15वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषा जो की है 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं में कोंकणी है, 17वीं में मणिपुरी है, 18वीं में नेपाली है। ये भाषा जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 16वीं, 17वीं, 18वीं ये भाषा जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा जो कि 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, इस 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कौन कौन से संविधान संशोधन किया गया है, इन संविधान संशोधन को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप कन्फ्यूजन में गलत आंसर लगा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा। 9वीं अनुसूची, इसकी चर्चा हम लोग बताए थे फर्स्ट में कि 4 भाषाएं, 4 अनुसूचियाँ जुड़ी हुई हैं। एक तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो उनका हम डिटेल में यहाँ समझते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो कि है भूमि सुधार है, कुछ कानूनों के न्यायिक परीक्षण से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है और कुछ यहाँ पर न्यायिक परीक्षण से संबंधित कार्यक्रम है।
10वीं अनुसूची की चर्चा हमने किया है कि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत है। पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं। पंचायत 29 विषय पर ये कार्य करेगी। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इससे हमें समझ में आता है कि आप लोगों को कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, हम याद कर लेते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इस सभी आप कमेंट बॉक्स में करें और हमें बताएं, तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।